नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास करवा रहे हैं, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से लिया गया है। इसमें पहला टॉपिक हो चुका है इन्वायरमेंट का। अब दूसरा टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण। इसको पूरा करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें थियरी भी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो देख सकते हैं, टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण। इसको देखेंगे तो वन्य जीवों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। तो ये दूसरा टॉपिक है आज हम लोग जो कर रहे हैं। इसमें दिया गया है वन्य जीवों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा भी बने रहते हैं। या विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। ये बात हो रही है इकोलॉजी की। आगे देखते हैं। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले टॉपिक में भी ये आया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। पूरे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया था। इन प्राणियों में बाघ हो गया, एक सींग वाला गैंडा हो गया, कश्मीरी हिरण हो गया। कश्मीरी हिरण को हंगुल भी बोलते हैं। 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल, ये 3 प्रकार के मगरमच्छ, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। आगे देखते हैं। तो ये बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर देख सकते हैं आप। 1970 के दशक में केंद्र सरकार ने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। तो 1970 में केंद्र सरकार ने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1973 में केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने WWF के सहयोग से कॉर्बेट सहित 9 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने WWF के सहयोग से की, क्योंकि कॉर्बेट सहित 9 नेशनल पार्कों में इसकी शुरुआत की गई थी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देख सकते हैं। तो देश में साल 2006 में 1411, साल 2010 में 1706, साल 2014 में 2226 और साल 2020 में 2967 बाघों की संख्या थी। भारत में साल 2022 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या अब जो बढ़कर 3682 हो गई है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया बाघों की संख्या में। 2006 में जहाँ पे 1411 था, 2022 में बढ़ के 3682 हो गया। अगला पॉइंट इसमें, सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। पहले देख चुके हैं आप लोग। साल 2006 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण NTCA की शुरुआत की गई। ये भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। NTCA राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई? तो साल 2006 में। 2006 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 160 बाघ थे। साल 2010 में 186, साल 2014 में 215, वर्ष 2020 में की गणना में 250 से ज़्यादा बाघ हो गए। साल 2022 की गणना की बात करें तो 260 से ज़्यादा बाघ पाए गए। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में कुल 560 बाघ हैं। तो 2006 में जहाँ पे 160 बाघ कॉर्बेट पार्क में थे, 2022 की जनगणना में 260 हो गए। तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट देखा गया। यहाँ डिटेल दिया गया है। तो वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई थी। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जहाँ 55,000 अनुमानित जनसंख्या थी बाघों की, वो घटकर 1827 ही रह गई थी। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि जो है बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण थे। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य जो है बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। सिर्फ बाघ को बचाना नहीं है, बहुत बड़े जैव जाति को बचाना इसका उद्देश्य है। आगे दिया गया है,
उत्तराखंड के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आदि भारत के में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान हो गया, मानस बाघ रिजर्व असम हो गया, पेरियार बाघ रिजर्व केरल हो गया और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वर्तमान में भारत में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या जो है ये 58 है। बाघ अभ्यारण्य पूरे भारत की बात करें तो टोटल 58 है। हर वर्ष 29 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। किस लिए? ताकि बाघ संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति जन जागरूकता व समर्थन बढ़े। इस तरह के आयोजन का विचार वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन में सामने आया। तो 2010 के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। अब डॉल्फिन परियोजना देखते हैं। तो डॉल्फिन परियोजना की घोषणा जो है 2020 में की गई थी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2020 में। इस परियोजना का उद्देश्य जो है अपने संरक्षण कार्यक्रम के तहत समुद्री और नदी डॉल्फिनों के साथ साथ संबंधित अन्य व्हेल प्रजातियों का संरक्षण करना है, जो इसके संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। यहाँ पे दिया गया है। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा उनकी सहायक नदियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। बेसिकली गंगा में पाई जाती हैं, के अलावा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में भी गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं, जहाँ पे साफ पानी होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने गंगा डॉल्फिन को विलुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है। इसके अलावा दुनिया भर में डॉल्फिन की करीब 36 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में भी मौजूद है। तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी है। भारत में गंगा डॉल्फिन की 80% संख्या मौजूद है। तो भारत के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन भारत में कुल गंगा डॉल्फिन का 80% संख्या भारत में ही है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटानिस्टा गंगाइटिका है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत डॉल्फिन को संरक्षित जल जीव घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 18 मई 2010 को इसके संरक्षण के मकसद से इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो गंगा डॉल्फिन को 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। साल 2022 में मोदी सरकार ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। 2022 में मोदी सरकार ने हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार के पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र खोलने का पहली बार निर्णय हुआ। तो बिहार के पटना में पहली बार जो है डॉल्फिन शोध केंद्र खोला जा रहा है। मेरठ में भी पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की तैयारी है। पटना में पहला डॉल्फिन शोध केंद्र खोला जा रहा है और मेरठ में डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर पहला। शेर परियोजना की बात करें, एशियाई शेर पैंथेरा लियो पर्सिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। देख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो वावास वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पे ये पाया जाता है। संरक्षण स्थिति जो है IUCN रेड लिस्ट में है, ये संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड में है। साइट्स परिशिष्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची, तो ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। खतरा किससे है, तो मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध शिकार, आनुवंशिक अंतः प्रजनन, जेनेटिक इनब्रीडिंग भी एक वजह है। प्लेग, कैनाइन डिस्टेम्पर जैसे रोग भी इनको कम कर रहे हैं। संरक्षण हेतु प्रयास क्या क्या है, तो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, प्रोजेक्ट लायन, विश्व शेर दिवस जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। विशेषताएं क्या हैं, तो एशियाई शेर अफ्रीकी शेर से थोड़े छोटे होते हैं। सबसे अनूठी शारीरिक विशेषता जो कि एशियाई शेर में अक्सर देखी जाती है वह है कि इनके पेट के साथ त्वचा की एक अनुदैर्ध्य परत जो कि अफ्रीकी शेर में शायद ही पाई जाती है। ये डिफरेंस है अफ्रीकी शेर और एशियाई शेरों में। डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। तो शेर परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी और इसका उद्देश्य विश्व में वन में मुक्त रूप से विचरण करने वाले एशियाई शेरों के अंतिम बचे हुए क्षेत्र और उसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को
बचाना और उनको संरक्षण करना है। तो जनवरी 2020 में शेर परियोजना की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट लायन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऊपर दिया गया है विश्व हाथी दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। दस अगस्त को विश्व शेर दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, ये ध्यान रखिएगा, 2 दिन का अंतर है। पहले 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। तो हाथी भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है। भारत एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। तो एशियाई हाथियों में सबसे बड़ी आबादी भारत में है, जिसमें सभी जंगली एशियाई हाथियों का 60% से अधिक हिस्सा है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हाथी पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में, उसके बाद असम और केरल का नंबर आता है। हाथियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है, जो उनके शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? फरवरी 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हाथी अभ्यारण्य, यहाँ पे मैप दिया गया है, मैप में बताया गया है कहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है। डिटेल देखते हैं। तो भारत सरकार द्वारा 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी ये हाथी परियोजना। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके आवास स्थल और गलियारों का संरक्षण करना, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना, पालतू हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना। भारत में एशियाई हाथियों की वैश्विक जनसंख्या का 60% है, यह सभी स्थलीय स्तनधारियों में सबसे बड़ा है। हाथी गलियारा, हाथी गलियारा की बात करें तो यह भूमि का वह सकरा गलियारा या रास्ता होता है जो हाथियों को एक बृहद पर्यावरण से जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन के लिए पाइपलाइन की तरह कार्य करता है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, माइक कार्यक्रम बोलते हैं इसको, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम। 2003 में साइट्स के दलीय सम्मेलन कॉप द्वारा यह कार्यक्रम दक्षिण एशिया के देशों में शुरू किया गया। तो 2023 में साइट्स के दलीय सम्मेलन यानी कॉप द्वारा यह कार्यक्रम दक्षिण एशिया के देशों में शुरू किया गया। इसके यानी माइक मुख्य उद्देश्य जो है हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों का आकलन, समय के साथ इन प्रवृत्तियों में आने वाले बदलाव की पहचान करना, इन बदलावों के कारणों की पहचान करना तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि इन बदलावों के पीछे साइट्स के निर्णयों की कितनी भूमिका रही है। हाथी मेरे साथी अभियान। तो हाथी मेरे साथी अभियान देखते हैं। तो यह जागरूकता अभियान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी WTI द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था हाथी मेरे साथी अभियान। औपचारिक रूप से यह अभियान एलिफेंट 8 की मंत्र स्तरीय बैठक में मई 2011 में शुरू किया गया था। तो मई 2011 में ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पशुओं के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना तथा इनके संपूर्ण जैव विविधता पर प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। अब आ गया समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो कछुओं की विशिष्ट प्रजातियों में से एक ओलिव रिडले कछुआ, ये विशिष्ट प्रजातियों में एक है ओलिव रिडले कछुआ। प्रतिवर्ष शीतकाल के समय में भारत के पूर्वी तटों पर अपने घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। ओलिव रिडले व अन्य कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और UNDP ने साझे तौर पर 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो UNDP और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में जो है समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत विशेषकर ओडिशा के तटीय क्षेत्रों एवं अन्य राज्यों के तटीय क्षेत्रों से की जा रही है। तो मुख्यतः ओडिशा के तटीय क्षेत्र और अन्य राज्यों के तटीय क्षेत्रों से इसकी शुरुआत की जा रही है। ओडिशा सरकार ने 1975 में इसके संरक्षण की योजना का प्रारंभ भितरकनिका अभ्यारण्य से किया। 1975 में ही ओडिशा सरकार ने इसका आरंभ जो है भितरकनिका अभ्यारण्य से किया था। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे गिद्धों की कुछ प्रजातियां दी गई हैं। तो भारत में गिद्धों की प्रजातियां, इसमें भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां, उनकी पहचान संबंधी विशेषताओं और उनके आयुसीन लाल सूची में देखो दर्शाया गया है। सबसे पहले सफ़ेद पुट्ठे वाले
गिद्ध जो है जिसे बेंगोलेरिस बोलते हैं, बेंगोलेसिस। पतली चोंच वाला गिद्ध जिसे टेन्यू रोस्टिस कहते हैं। भारतीय गिद्ध को क्या बोलते हैं? जिप्स इंडिकस। दाढ़ी वाला गिद्ध जिसे जिप्टस बारबटस कहते हैं। लाल सिर वाला गिद्ध जिसे सर्कोजिप्स कैल्वस कहते हैं। ये नाम दिया गया है। सिनेरियस गिद्ध एजिपियस मोनाकस को बोलते हैं। हिमालयन गिफ्रॉन जिप्स हिमालयनेसिस बोलते हैं इसको। इजिप्टियन गिद्ध नियोक्रॉन परकनोपटेरस को बोलते हैं। ग्रिफॉन गिद्ध को जिप्स फुल्वस बोलते हैं। इसमें दिया गया है कौन सी स्थिति है इनकी। CR का मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, NT मतलब नियर थ्रेटन्ड, EN मतलब इंडेंजर्ड और LC मतलब लीस्ट कंसर्न। यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में। इसका डिटेल देखते हैं। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। सेव का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सेव का फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनैक, इसी वजह से गिद्ध मर जाते हैं, को प्रतिबंधित कर दिया गया। दरअसल भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनैक दवा से होती है। यह दवा गिद्धों की किडनियों को दुष्प्रभावित करती है। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ कहाँ? जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में। गिद्धों की सुरक्षा के लिए गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र की धारणा लाई गई। इसके तहत गिद्धों के निवास स्थल से 150 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की हानिकारक दवा को प्रतिबंधित किया गया है। हंगुल परियोजना क्या है ये देखते हैं। हंगुल कश्मीर स्टैग, कश्मीरी हिरन की बात हो रही है। तो ये डिटेल देखते हैं। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक हिरन है। अब ये केवल कश्मीर में दाचीग्रम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचे हैं। तो हंगुल जो है ये केवल दाचीग्रम राष्ट्रीय उद्यान में शेष बचे हैं, जो कि कश्मीर में है। 1970 में इसकी संख्या घटकर 150 हो गई थी, जब जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF के साथ मिलकर प्रोजेक्ट हंगुल शुरू किया गया। तो 1970 में इसकी संख्या जो है घटकर 150 ही रह गई थी। तब जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN और WWF के साथ मिलकर प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत की। अन्य संरक्षण परियोजनाएं। अन्य वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, गैंडा परियोजना, लाल पांडा परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, हिमतेंदुआ आदि परियोजनाएं जो हैं संचालित हो रही हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसके बारे में देखते हैं। तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सांविधिक बहुपक्षीय निकाय है, जिसकी स्थापना देश में संगठित वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई है। वर्ष 2007 में स्थापित इस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे दिया गया है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उप क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, अमृतसर, कोच्चि और सीमावर्ती इकाइयाँ रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथुला और मोरी। इसका काम क्या है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड। इसका काम है संगठित वन्यजीव अपराध की गतिविधियों से संबंधित जानकारी एकत्र करना और अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई हेतु यह जानकारी राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को देना। वन्यजीव अपराध का केंद्रीकृत डेटा बैंक स्थापित करना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के सिलसिले में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना। वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु समन्वित एवं एक समान कार्रवाई के लिए संबंधित विदेशी अधिकारियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद करना। वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक तथा पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता निर्माण करने और वन्यजीव अपराधों के मामले में सफल अभियोजन के लिए राज्य सरकारों की मदद करना। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों वाले वन्यजीव अपराध संबंधी समस्याओं, नीतियों एवं कानूनों के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना, ये इसका जो है कार्य है। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, इसको देखते हैं। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण CZA
केंद्रीय प्राणी उद्यान का प्राधिकरण CZA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसे 1992 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत भारत में प्राणी उद्यानों के संचालन की निगरानी करने और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की शुरुआत जो है 1992 में की गई थी, 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। किस लिए? तो भारत में प्राणी उद्यानों के संचालन की निगरानी करने और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए। ध्यान रखिएगा, CZA की शुरुआत जो है 1992 में की गई थी। इसके उद्देश्य में शामिल है स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों और मानदंडों को लागू करना और अनियोजित तथा गलत तरीके से स्थापित हो रहे प्राणी उद्यानों पर नियंत्रण करना। अगला पॉइंट है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, सामान्य पशु कल्याण में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI बोलते हैं शॉर्ट में, के अंतर्गत जानवरों, विशेषकर पालतू जानवरों तथा बंद करके रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण करना है। तो इसका ये मुख्य कार्य है। AWI सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय जो है हरियाणा में है। तो AWI का मुख्यालय कहाँ है? AWBI का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। इसका मुख्य कार्य सरकार को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देना, पशु कल्याण में जागरूकता उत्पन्न करना तथा पशुओं के कल्याण के लिए AWBI की नियमित योजनाओं एवं केंद्रीय योजनाओं को लागू करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना। तो इनमें से कहीं पे भी ये नहीं है। ये MP और छत्तीसगढ़ में स्थित है। MP और छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। इसमें ई ऑप्शन करेक्ट है। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। वह कौन सा आंदोलन है? तो वह है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से सबसे बड़ी आबादी नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मगरमच्छों की बात हो रही तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एक टाइगर रिजर्व भी है? तो इनमें से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सतमालिया हिरण अभयारण्य की बात हो रही है, ये दादरा और नागर हवेली में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पेट में आया था ये। चिपको आंदोलन संबंधित है तो ये पादप संरक्षण से, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? अभी देखा आपने, कर्नाटक में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो भरतपुर में स्थित जो है पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो यह है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पेट में आया था 2021 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं? टोटल हैं 18। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्यजीव अभयारण्य, तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में है, नाम से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये
केरल में भी स्थित है। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी कर्नाटक में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है? बाघों की आबादी दक्षिण अफ्रीका दिया गया है, चीन, पाकिस्तान, भारत, तो सबसे ज़्यादा भारत में है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है। तडोबा अंधारी रिजर्व टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेदांत तंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में है। वेदा थंगल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये तमिलनाडु में है। पाके बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पाके बाघ अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? कामेंग एलिफेंट रिजर्व तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? दुनिया की बात हो रही है तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, इसको जो है दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अभियान E8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभियान E8 जो है हाथी से संबंधित है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कई बार हो चुका है ये, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? आ गया क्वेश्चन, 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म विश्व की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं? तो भारत और नेपाल जो है विश्व के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं। डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट है, 2020 में। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? तो गंगा डॉल्फिन को। निम्नलिखित में से शेर परियोजना की शुरुआत जो है 2020 में की गई, तो ऑप्शन सी में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई? तो 1992 में, ये ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य क्या है? पहला दिया गया है हाथियों के आवास स्थल और गलियारों का संरक्षण, करेक्ट है। दूसरा, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना, सही है। पालतू हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना, सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन हाथियों की अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं? अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है हाथियों के? तो हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों का आकलन, समय के साथ इन प्रवृत्तियों में आने वाले बदलाव की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है इन बदलावों के कारण की पहचान करना, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत 1999 में की गई, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो क्या सेव। अगला है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल कश्मीरी मृग के लिए, क्योंकि कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड WCCB की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट है, 2007 में WCCB यानी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई थी। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय। निम्नलिखित में से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो टोटल 5 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो कि असम में है। निम्नलिखित में से दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में। निम्नलिखित में से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये लद्दाख में है, लद्दाख, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराया जाएगा, क्योंकि जल्दी कंप्लीट कराना है। इसके बाद आपदा प्रबंधन भी इसी में हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे ग्रामीण परिवेश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण परिवेश जो है ये कंप्लीट होने के बाद आएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद, जय हिंद।